जी। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये ऑन करो भाई। जय हिंद भाई, जय हिंद। अरे कितनी बार जय हिंद। अच्छा, तो अरे वेट कर रहे थे। हाँ, ये पंखा चलवा दें? अच्छा, अच्छा। चलिए, तो बैठो भाई। एग्ज़ाम कब है आपका? फरवरी में? इसी? ओह माय गॉड! अच्छा, अच्छा। तो मुझे जो कार्यभार सौंपा गया है वो है बायोलॉजी का। तो आइए शुरू करते हैं। तो कॉपी-वॉपी लाए हो? ठीक। तो कितने हाँ, नोट्स बनाए हो? अच्छा, तो क्या क्या करना है इसमें? रिवीज़न। अच्छा, कितने लोगों के पास नोट्स नहीं है? नोट्स नहीं है? कितने लोगों के पास नोट्स है? कितने लोगों के पास अच्छा है? कितने लोगों के पास नोट्स था लेकिन बेच दिए? अच्छा। ये है 4-5 है। कितने में गया? 150 में? चलिए, तो आप सभी दरोगाओं को नववर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। तो किसी किसी चौराहे पर मिलना भैया, तो मुझे रोकना मत, है ना? और हम चालान-वालान मत काट देना। और जो अच्छा, तो हम ना आपके डीपीएसपी फ़ोन कर देंगे, तो वो हमारे हमारे द्वारा पढ़ाए गए होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि इनको लाइन हाज़िर करो। वो नहीं मानेगा, तो आपके इलाके के एसपी को फ़ोन कर देंगे, मैंने कहा इसको लाइन हाज़िर करो, ये दरोगा किसी काम का नहीं है, रिश्वत ले रहा है ये। चलिए, तो अच्छा इधर से भी हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है, हार्दिक बधाई भाई। चलिए, तो हम आपको फिर से शुरू से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, जिनके पास है तो भी ठीक है, जिनके पास इस ऑनलाइन बैच में बहुत से लोग हैं, एईडी वाले छात्र, उनके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक बार काम करना कि जिनके पास नोट्स है, वो उसी को ओपन करेंगे और दोहराते चलेंगे। जिनके पास नोट्स नहीं है, वो अपना लिखते चलेंगे। हम जीरो पीपीटी का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमारे पास पेन है, पीछे बोर्ड है, इसी पे हम लोग काम कर लेते हैं। बीच में जब मुझे लगेगा कि आवश्यकता है पीपीटी की, लाइक जैसे मान लो डिजीज़, बीमारी वाला टॉपिक है, या ह्यूमन हेल्थ, जैसे कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं, विटामिन्स वगैरह, जिसमें उतनी ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं, काम बन जाता है, तो उसको हम लोग पीपीटी पे लाके और रिवीजन करेंगे। तो कितने सवाल आते हैं आपके एग्जाम में? 8-9, जिनमें से तीनों मिला के, है ना? प्योर बायोलॉजी। ओह माय गॉड! ओ यम जी। तो लगभग लगभग यही रेशियो। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये बात आप कहाँ से खोज के लाए? है ना? ये है राजा जी। तो खैर आइए शुरुआत करते हैं। बैठो भाई, बैठो। तो एक बार तत्काल हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं। ये भाई बंद काहे कर दिए? तो जिनके पास नोट्स है ओपन कर लेंगे। ध्यान देना, जिनके पास नोट्स है उनसे हम पूछ भी सकते हैं। तो सावधानी से ओपन कीजिएगा। याद रहे तो ओपन कीजिए, ना याद रहे तो कह दो कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरा नाम पागला है। है ना? तो ऐसा काम ना हो कि आप फंस जाएं। सर बीपीएससी वाला जिनके पास है वो सिर्फ अपडेट और रिवीजन। देखो, किसी भी एग्जाम को सफल करने का एक ही तरीका है, वो है जितना आप दोहरा सको, जितना आप पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू लगा सको, है ना? और साथ ही साथ आप उस एग्जाम का मॉक दे सको कि भाई हमें उससे जुड़े हुए कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवा लिए जाएं जो एक भावना उत्पन्न कर सके कि हम इस एग्जाम में अच्छे योग्य अभ्यर्थी हैं। अब वो चाहे जिसका भी हो, चाहे अभी भविष्य में कितने लोग ईडीओ भरे हो आपने? अरे अरे। तो यही तो खास बात है, एक तैयारी सब पे भारी, है ना? देश का नेता कैसा हो? चलिए, हमारा नाम भूल गए। चल, नहीं बोले हो? हाँ, आप भूल गए हो? हाँ, भूलना ही मत। हाँ जी। तो सर हिंदी में, अरे पगला, मतलब इसमें हम कौन सा अंग्रेजी लगा दिए हैं? बायोलॉजी बायोलॉजी ना समझते हो? ठीक है। हाँ, अच्छा जीव विज्ञान लिखे हैं। हाँ ठीक है। चलिए, तो अभी ज्यादा हिंदी हो गया, तो इसको थोड़ा सा काम करते हैं, बहुत सिंपल सा है। और अपन लोग तारीख कितनी है? 2। पेपर है आपका 18, यानी कि अपने पास है टोटल 15 दिन ऑन एवरेज। तो 15 दूनी 30, तो हम लोग इसको 25 से 28 घंटे में याद करते हैं। यहीं पर देखो, 2 तरीका है, एक है कि घर पे जाके याद करो, एक है यहीं पे याद करो। तो अरे हम आपका तरीका जानते हैं। और जितना आप याद करोगे उसको भी हम जानते हैं। तो देखो, याद इसलिए करोगे कि आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हो, तो आपको चाहिए नौकरी। सारा सवाल यहीं पे आगे अटकता है। तो जब चाहिए नौकरी तो करना पड़ेगा काम, फ्री की नौकरी मिलती ना है। तो इसमें 100 क्वेश्चन है, 100, कट ऑफ कितनी जाती है? 100 में? तो अगर मतलब अगर इतना कर लिया जाए तो क्या होगा? हाँ, कब कर जाओगे? हाँ, तो इतना कर लोगे तो आपको कमांडो बना दिया जाएगा, दरोगा कमांडो। लेकिन ये बात मानना कि इतना आप कर सकते हो, कारण कि आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हो। मेरा अपना व्यक्तिगत नजरिया है कि यदि आप किसी परीक्षा को साल भर से, भाई देखो तो शांत हो ना, जब हो गए इतनी देशभक्ति चलिए, भाई हम आपको दरोगा मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन लपेट खींच के मारेंगे, कान लाल हो जाएगा सीधे। ठीक है ना? ये ध्यान दो कि आपको हम लाइन हाजिर करवा सकते हैं, तो ये इस चीज को ध्यान रखना, हल्ला मत करना। सर प्रिंटेबल पीडीएफ? हाँ, अच्छा प्रिंटेबल पीडीएफ दे दीजिए, क्या करोगे? हैं? नाटक नहीं, नाटक नहीं। पढ़ाई की बात करो और यहीं पर याद करते हैं ना। ईडी एग्जाम डेट आ गया क्या? नहीं आया? आ गया? एक वो डेट चेंज हो गया है, वो तुम्हें पता ही है। तो दरोगा का ही आया हुआ है। ठीक, तो आप लोगों का सारा विषय हो गया? बिहार स्पेशल और फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया होगा? अच्छा, ऑन द वे है। अच्छी बात है, सर बड़े अच्छे टीचर हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो? अच्छा यस सर। अच्छा अच्छा, बड़ा लंबा है सर कहते हो। 18 को सर एग्जाम है दारोगा का, तो हम क्या करें? हम यही करेंगे जो करने आए हैं, है ना? चलिए, दोबारा अगर तुम गुरु कर दिए ना सर, तो समझ लो फिर सीधे आपको हम डीपीएसपी बनवा देंगे, है ना?
तो जी नोट्स बन जाएगा, हाँ बन जाएगा काम। चलिए तो चलिए ठीक, अब हंसना समझ बहुत हो गया है ना, पढ़ाई ध्यान देते हैं। तो एक बार हम लोग पाठ्यक्रम चेक कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें जो दरोगा के पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र हैं उनको हमने एनालिसिस किया और हमने देखा कि लगभग लगभग जो बीपीएससी का लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे का लेवल दरोगा का है, और यही लेवल एईडीओ एग्जाम का है। और मेरे हिसाब से अगर हम लोग इन दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दरोगा की भी तैयारी कर लें तो फिर सवाल बाहर से आने वाली हालात में नहीं होगा। तो इस आधार पर कुल जो मेन टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरह से है। पहला है मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान। हिंदी भाषा की बैच है, नाटक मत करो, बाइलिंगुअल का पैसा हमें नहीं मिला है, ठीक है, नाटक मत फैलाना। हम दोनों भाषा पढ़ाते हैं बट उसका पैसा लेते हैं, और अभी हमें हिंदी के लिए कहा गया है, हम बीच में भाषा बोलते रहेंगे, आप उसे चाहो तो नोट कर सकते हो। अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिनमें से पहला हम बात करेंगे मानव रक्त परिसंचरण। मानव रक्त परिसंचरण, या इसे हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं ब्लड और ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्त नलिका, और एक और टॉपिक इसमें होता है जिसे कहते हैं मानव का हृदय, ह्यूमन हार्ट। तो 3 प्रमुख टॉपिक हैं जहाँ से सवाल बनने के चांस होते हैं। मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान में ही दूसरा जो चैप्टर है वो है मानव श्वसन तंत्र, और स्पेशली यहाँ पर हम चर्चा करते हैं ह्यूमन लंग्स के बारे में और इनका जो फंक्शन है उसको देखा जाता है। तीसरा जो चैप्टर हमें देखना है इस सेक्टर में वो है मानव का तंत्रिका तंत्र, और इसे अंग्रेजी भाषा में नर्व सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरु रज्जु के बारे में। लगभग आपके पास पाठ्यक्रम होगा, मिलाते चलिएगा, जिनके पास नहीं है वो लिखते चलेंगे। हम बिल्कुल ही मान के चलेंगे आपने कभी नहीं पढ़ा है और इसी हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, तो इरिटेट मत होना, रिवीजन पर फोकस करना। चौथा जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो होगा मानव संवेदी अंगों के बारे में, और अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। इसमें हम हमारे पास 5 ऐसे इनपुट ऑर्गन हैं जिनको संवेदी अंग कहा जाता है, जिनको हम क्रमशः आंख आइज, नाक नोज, और कान ईयर, और जिह्वा यानी कि टंग, और लास्ट में त्वचा, इन 5 नामों से जानते हैं जो बाहर से जानकारियां इकट्ठा करते हैं, इसलिए इनको हम इनपुट ऑर्गन के तौर पर भी जानते हैं। इतना नोट हो गया, ठीक। हाँ, आपने नोट कर रखा है ना, कर रहे हो? हाँ, जो लोग कर रहे हैं वो बताएंगे, जो लोग नोट किए उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये ऐसे 5 चैप्टर हैं जिनको हमें आगे बढ़ाना है। 6वां इसी में से है, इसे कहते हैं मानव का अस्थि तंत्र या ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, और 7 नंबर है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, या हिंदी भाषा में कहते हैं मानव का पाचन तंत्र। इसमें मूलतः इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे एक्शंस जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन यानी कि आंत कैसे काम करता है, दूसरा हमारा लिवर यानी कि यकृत की कार्यप्रणाली क्या है, तीसरा हमारा पैनक्रियाज कैसे काम करता है यानी कि अग्नाशय की संपूर्ण व्यवस्था क्या है, इसे हम देखेंगे। 8वें नंबर पर एक चैप्टर होगा जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र, जिसे कहते हैं एक्सीटरी सिस्टम, जिसमें मेन जो टॉपिक है वो है हमारी किडनी यानी कि मानव का जो वृक्क है ये कैसे काम करता है, इसके कार्य करने की व्यवस्था। और इसके बाद जो चैप्टर हम देखेंगे वो है मानव का प्रजनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव प्रजनन, और 10वां चैप्टर होगा मानव की प्रमुख ग्रंथि और इससे जुड़े हुए प्रमुख हार्मोन्स, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ग्लैंड एंड हार्मोन्स। कुल ये 10 ऐसे चैप्टर हैं, 9 या 10, जिनको हम मूल बायोलॉजी मानते हैं। यदि इन पर हमारी पकड़ बन जाए तो कम से कम आप बीपीएससी, एईडीओ और दरोगा जैसे एग्जाम में लगभग 2 से 3 सवाल हल करने की क्षमता विकसित कर लोगे, है ना। और सीधे सवाल आते हैं, टू द पॉइंट आते हैं, कोई बहुत टफ सवाल नहीं है, इजी वे में हम इनको कवर कर लेते हैं। सर इतनी साफ राइटिंग में मत लिखिए, अच्छा और खराब राइटिंग में लिखें, ठीक, वो व्यंग कर रहा है। हाँ, हम प्रयास करेंगे और खराब लिखने का, अभी तो काम चल जाएगा, ठीक। हम मौखिक भी तो बोल रहे हैं ना, तो इतनी क्षमता विकसित करिए कि सुनते हुए लिखने का प्रयास करिए। जिस एग्जाम में आप जा रहे हो उसमें कान की बड़ी आवश्यकता होती है, दरोगा का कान बहुत मजबूत होना चाहिए, है ना, नहीं बचेगा दरोगा सोचेगा पिस्तौल निकाल लेगा जेब से, फिर पकड़ा जाओगे, है ना। क्या बेटा बोर्ड का, अच्छा खान सवाल लगा दें भाई, ब्लैक ना लगा पाएंगे, अंतरराष्ट्रीय कलर, है ना, अब ठीक है। और कोई कलर मल्टी कर दें, कोई लाल भी चाह रहा है, अच्छा तिरंगा, अच्छा ब्लैक, और कोई कलर हो तो बता दो, हाँ ग्रीन, लाल हो गया, और कोई कलर, गुलाबी, कौन है रे बड़ा गुलाबी पसंद है, ना गुलाब क्यों, लड़कियां बहुत जानकार है क्या गुलाबी रंग चूज करती हैं, लड़कियां हमारे बच्चे गुलाबी नहीं पसंद कर सकते, तुम एक काम करना कि कल गुलाबी स्वेटर पहन के आना, ठीक रंगों पर किसी का अधिकार थोड़ी ना है, रंग सबके लिए सब होते हैं, ठीक। तो इसलिए भैया निवेदन है कि सर प्लीज आगे बढ़िए। हाँ, इनका नाम है पठन कुमार प्रसाद इनको ज्यादा पढ़ने लगी हुई है, चलिए। और उसके बाद एग्जाम पहुंचेंगे 12 सवाल गलत करके लौटेंगे, कहेंगे आए सवाल गलत हो गया क्या, ठीक। चलिए, तो ये 10 चैप्टर समझ आए। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 2, और पार्ट 2 में चर्चा की जाएगी मानव शरीर के भीतर जो सूक्ष्मतम चीजें होती हैं, खास करके एक हिस्सा होता है सेल जिसे कहा जाता है कोशिका, और दूसरा हिस्सा होता है टिश्यू जिसे हम कहते हैं ऊतक, इन पर चर्चा करेंगे।
और तीसरा जो पार्ट है वो है मानव स्वास्थ्य व पोषण। मानव स्वास्थ्य व पोषण, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इसमें कुछ चैप्टर हमें पढ़ने होंगे, जैसे स्वास्थ्य व रोग तथा इनका परिचय, कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उनसे जुड़ा हुआ परिचय, और ह्यूमन का जो हेल्थ होता है उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, और फिर पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे, जिनमें से एक होगा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा चैप्टर हम देखेंगे इसी में वो होगा फैट, तीसरा चैप्टर होगा अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, हिंदी में भी आप ऐसे लिखेगा, अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन तथा प्रोटीन। चौथा चैप्टर ले चलेंगे जो कि वाइटल अमीन या विटामिन से कनेक्टेड है, और इसके बाद 5th नंबर पर चर्चा करेंगे प्रमुख खनिज तत्व जो कि हमारे शरीर में होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मिनरल्स, और छठवां अन्य जो भी अदर टॉपिक हो सकते हैं उनको इसमें हम शामिल कर लेंगे, लाइक प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जिनको हम चिन्हित करेंगे। तो पहला हमने ह्यूमन बॉडी एंड फिजियोलॉजी पर चर्चा की, जिनमें से हमने देखा ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा देखा ह्यूमन रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन तंत्र, तीसरा हमने देखा बताओ ह्यूमन नर्वस सिस्टम और ह्यूमन ब्रेन, चौथा हमने देखा ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन जिनमें से 5 अंग थे, आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, ठीक है। फिर हमने देखा मानव के अस्थि तंत्र स्केलेटल सिस्टम, फिर देखा गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन एक्सक्रीटरी या उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फिर देखा गया ह्यूमन प्रमुख ग्लैंड एंड हार्मोन। तो टॉपिक 2 में देखा गया मानव के शरीर के 2 टॉपिक, सेल एंड टिश्यू, कोशिका और ऊतक। टॉपिक 3 का नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, जिनमें से हमने कुछ टॉपिक्स देखे, पहला स्वास्थ्य और रोगों का परिचय, फिर हमने इसमें चर्चा किया कार्बोहाइड्रेट, वसा, अमीनो एसिड और प्रोटीन, विटामिन, प्रमुख खनिज तत्व और अन्य। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास चैप्टर रहे हैं जिनको हमने भाग 3 में शामिल किया हुआ है। क्या जिनके पास नोट्स नहीं उन्होंने नोट कर लिया? ठीक, थोड़ा बहुत पुराने नोट से अदर रहेगा, अपडेट भी रह सकता है, तो आप ये मत सोचना कि क्योंकि हम एक मनुष्य होने के नाते हमें हर क्लास में चेंजेस रहते हैं, मतलब जानकारी वही रहेगी बट थोड़ा बहुत हाँ है ही, पैराग्राफ बदल जाएगा। तो ये मत सोचना कि ये मास्टर नया पढ़ाना शुरू कर दिए, मानव होने के नाते बदलाव आवश्यक होता है जीवन में, तो ये ध्यान रखना क्योंकि आप नोट्स लेके बैठे हो ए नंबर तो कहीं यहाँ तो यहाँ से लाइन बदल गई रे कहाँ से लिखा रहे हैं ये, तो ये मत सोचना, थोड़ा आगे पीछे देखोगे तो वो चीजें मिलेंगी आपको। चौथा जो चैप्टर है वो है पादप जगत का, जिसे हम बॉटनी कहते हैं, और इसमें चर्चा करनी होगी पादप का वर्गीकरण, खास करके हमें देखना होगा थैलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, तीसरा होता है टेलिडोफाइटा, चौथा होता है जिम्नोस्पर्म, और 5वां जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा एंजियोस्पर्म। तो कुल 5 हिस्सों में ये पादप समूह विभाजित किया गया है, जिनको हम क्रमबद्ध और उदाहरण के साथ समझेंगे। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर होगा इसी में वो होगा पादप कार्यकी, या इसे कहते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी, और इसमें हम नजर डालेंगे जड़, तना और पत्ती, ये तीनों मिलके कहलाते हैं फिजिकल पार्ट या भौतिक भाग। जड़ को रूट कहते हैं, तना स्टेम है, पत्ती को लीफ कहा जाता है, डी वाला हिस्सा है फूल, अंग्रेजी में फ्लावर कहते हैं, ई है फल फ्रूट, और एफ है बीज यानी कि सीड। ये जो 3 पार्ट है यानी कि फल, फूल और बीज, इनको हम किसी भी पादप का रिप्रोडक्टिव यानी कि जनन भाग मानते हैं। तो ये हो गया पादप जगत का मूल आत्मा, यानी कि मुख्य तौर पर हमें इनका अध्ययन करना है। आमतौर पर यहाँ से सवाल घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। तीसरा जो हिस्सा हम इसमें लेने वाले हैं वो है पादप से जुड़े हुए प्रमुख हार्मोन व उनका प्रभाव, कि ये क्या क्या काम करते हैं उसे देखा जाएगा, और फिर हम नजर डालेंगे पादप उतक यानी कि प्लांट टिश्यू, और क्योंकि पादप का अध्ययन कर ही रहे हैं तो हम पादप रोग यानी कि बीमारी, डिसीज पर भी चर्चा करेंगे। और लास्ट में एक बार नजर डाल लिया जाता है कि पादप के प्रमुख खाद्य भाग यानी कि एडिबल पार्ट, खास करके भोजन के तौर पर जिन्हें हम शामिल करते हैं, मसाले के रूप में जिन्हें हम शामिल करते हैं, है ना, मूलतः भोजन और मसाला ही हम लेते हैं। थोड़ा सा ये भी देख लेंगे कि पादप से हमारी जो आर्थिकी है यानी कि पैसा कमाने की जो व्यवस्था है वो कैसे हो सकती है, अर्थात हम गन्ना, कॉटन, आलू बेच के क्या पैसा कमाओगे, जो बेचते हैं वही बोलते हैं हाँ, मखाना, है ना, या चाय, कॉफी, मतलब जहां से थोड़ी सी पैसे की आमद हो सके उन पार्ट्स को भी नजर में रखेंगे, क्योंकि समय के साथ चीजें बदलती हैं तो सवाल भी उसी कैटेगरी में पूछे जाते हैं, है ना। अब अभी कल मैं बीपीएससी वाले में बैठा था तो मेंबर साहब पूछ रहे हैं कि हींग की अंग्रेजी बताओ, हींग को हम एस्पोटिडा कहते हैं। तो अब फिर पूछा उन्होंने कि हींग कहाँ से मिलती है, तो रूट गम है वो, जड़ों से निकलने वाला लेटेक्स, है ना। तो वहां से पूछा गया, फिर एक सवाल आया कि पिज्जा खाते हो आप लोग, तो उसमें एक तो भैया एक तो वो डालते हैं चिली, नहीं चीज भाई चीज आप डालते हो, एक होता है चिली फ्लेक्स, एक और होता है ऑरिगेनो, हाँ हाँ। तो उन्होंने पूछा कि ऑरिगेनो किस पार्ट से आता है, प्लांट का है ना हिस्सा ऑरिगेनो भी,
तो अब इतना जो चीजें हमारे आसपास हैं, जैसे एक सवाल आया कि ये जो सफेद सफेद मेयोनीज, अब मेयोनीज क्या है, सॉल है कि पायस है, यानी कि मेयोनीज इज अ टाइप ऑफ कोलाइड। तो पूछा गया कि कोलाइड कैसा है वो। तो जो चीजें हम अभी खा रहे हैं, हाल फिलहाल में चीजें बदली है ना। जैसे अब आपसे वो ही नहीं पूछेंगे कि लौंग कहाँ से मिलती है, वो तो सबको पता है कि भाई लौंग फूल की कली है। अच्छा, मल्टीपल टाइम सवाल क्वेश्चन में आया, तो अब उन्होंने ये पूछ लिया कि नया सवाल बना सकते हैं, और क्योंकि भाई जो जरूरत पे बना रहा है वो भी चीजें खा होगा, और एक दिन वो क्या किया, ऑरिगेनो ऐसे किया होगा, तो उसके बाद यार ये क्या चीज है, तो बात चला हो ये तो पत्ती है, ऑरिगेनो प्लांट की पत्ती आती है, देखा नहीं बहुत उसको, वो पत्तियां मसल के रख देता है और डिब्बे में भर के हमें दे देता है ना। तो उसी को ऑरिगेनो कहते हैं। लेकिन अब नहीं पता है तो नहीं पता है, तो चीजें समय के हिसाब से बदलेंगी, और बदलेंगी तो उनको हमें कवर में रखना है। सर पीडीएफ नहीं, अरे यार कहो, हाँ कौन समस्या है, देखो भाई ठीक तो है यार, सुनाई दे रहा है, हल्ला बहुत हल्ला करता है फिर नहीं, आप ना आगे इधर आके बैठ जाओ, ऐसा सबको दिक्कत है। तो दोस्तों कुल मिला के ये कुछ चैप्टर रहे हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो आपको हम 5 नंबर पर ले चलें बायोलॉजी में, तो वो हो जाएगा एनिमल किंगडम एंड जेनेटिक्स, और थोड़ी सी हम आपको टेक्नोलॉजी भी समझाएंगे, खास करके जो बड़ी बेसिक सी है। अब यूपी दरोगा में एक दिन सवाल पूछा तो मैं बड़ा आश्चर्य रहा, क्योंकि है क्या ना कि चीजें बढ़ रही हैं। उसने पूछ लिया कि क्रिस्पर कैस9 क्या है। अब बेसिकली सबको पता है, ऐसा नहीं पता होना चाहिए। दूसरा सवाल उसने पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोलॉजिकल सीजर है, खास करके डीएनए को कट करने वाली कैंची। और सोचो ये जो एग्जाम है किसका है, यूपी पुलिस दरोगा नहीं, अभी जल्दी में एग्जाम हुआ था उनका यहाँ, तो हमने कहा यार पुलिस तुम करना क्या चाह रहे हो, डीएनए क्यों बटवा रहे हो पुलिस से। तो एक और सवाल आया, कई एग्जाम हुए, एक और सवाल आया कि अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंट। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपके एरिया का चीज है। भाई कहीं अगर वारदात होगा तो पहले कौन पहुंचेगा, इलाके का सिपाही नहीं, दरोगा कैसे पहुंचे, मैंने सिपाही आएगा पागल, अच्छा दरोगा बनो, चलो वारदात में दरोगा आ गया, लो कहाँ वारदात हुआ, सिपाही बाद में आ रहा है, पहले हल्के का सिपाही जाएगा। मैंने लेवल लेवल जमादार होमगार्ड, अच्छा चलो पहले होमगार्ड देते हैं। वो जाकर के पूरी बात पता करेगा कि इसमें पैसा कहाँ किसके पास है, फिर वो जाएगा पूछेगा कि मामला क्या है, फिर आपको फोन जाएगा, दरोगा साहब पे बुलेट निकालेंगे और लगाएंगे बोला चश्मा गोल वाला काला, और पड़ करके पहुंचेंगे वहां कि कहाँ प्रॉब्लम है। तब फिर उन्होंने दरोगा साहब ने उसको पूरे इलाके को घेर लिया। उसके बाद एक फोरेंसिक टीम आएगी जो वहां से नमूने इकट्ठा करेगी वारदात स्थल से कि भाई अच्छा दरोगा साहब उसको सुरक्षित किया, पता है वहां खून गिरा, उसको छूना नहीं है। दूसरा दरोगा साहब जो बीच में रुमाल के साथ पकड़ा जाएंगे, फिल्म में देखा है वो पिस्तौल वाला कि जो मर्डर करना है तो रुमाल लगा के पिस्तौल मारेगा, और दूसरे को अगर रामलाल पकड़ लिए मालिक मैंने नहीं मारा, 18 साल की जेल जाओ। तो जब वो लौटेंगे 18 साल बाद तो फिर वो गुंडा बनेंगे, फिर आपसे बदला लेंगे, है ना, सावधान। तो ऐसे ही थोड़ा सा सर जरूरत से ज्यादा खुश हैं, मतलब रोते हैं, आप ठीक है, तो फिर आप लोग दरोगा की तैयारी करोगे, इनकी इच्छा ये है। हाँ, तो मेरे दोस्तों दरोगा की ये रहा हमारा सिलेबस, और आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। अब अच्छा मैंने इनका लपेट सुधार आ जाएगा, पार्टी लिखती नहीं है, नाटक करने आती है। चलिए तो सिलेबस याद आया, देखो किसी भी एग्जाम का क्लिक करने का सबसे शुरुआती कदम है उसका सिलेबस, यदि इसमें हम पकड़ बनाएंगे तो काम अपना बन जाएगा। अब हम चलते हैं पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला जो चैप्टर हम ले रहे हैं वो है मानव का शारीरिक क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें से पहला था रक्त परिसंचरण तंत्र। तो कॉपी में लिखी हेडिंग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कॉपी में आप ढूंढ सकते हो, जो लोग नए हैं वो लिखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ध्यान देना, इसके जो शुरुआती जानकारी प्रदान की गई वो थे डॉक्टर विलियम ऑहरवे। इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया, और इन्होंने कहा कि मानव का जो शरीर है, मानव का शरीर बंद रक्त परिसंचरण, मानव का शरीर बंद रक्त परिसंचरण, मैं बोल दे रहा हूं लिखिएगा, मानव का शरीर बंद। मैं तो कहूंगा कि जो लोग जिनके पास कॉपी है भी ना, वो एक अपना पेज ले लें, और उस कॉपी को रखने से ज्यादा बेहतर है कि उसको ओपन करें प्लस में एक पेज लेकर के और फटाफट नोट डाउन डबल करें। इससे क्या होगा ना, आपका और अच्छा दोहरा जाएगा, क्योंकि उसी पे बार बार करने से वो भाव नहीं पाओगे। तो मेरी सलाह है, बाकी आप विद्वान व्यक्ति हो तो आप जो मन करे वो करो, बट मेरी जो सलाह ये है, मैंने देखा है छात्रों को दोहराना बहुत टफ टास्क होता है। किसी भी एग्जाम में अगर जो ये टास्क आ गया, जैसे होता है ना, एक मना है कि इसको हम पढ़ लेते हैं, पहली बार पढ़ना बहुत आसान है, बट दूसरा उसी को दोहरा लेना जहर चीज होती है, मजा नहीं आता। तो अब लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। तो इसका एक तरीका यह है कि एक पेज लो, व्हाइट वाला सफेद या कोई भी हो, और उसी को सार्थक तरीके से, जैसे मैं मान लिख रहा हूं कि मानव का शरीर बंद रक्त परिसंचरण युक्त होता है, तो आपको पूरा नहीं लिखना, बल्कि लिखना है मानव, और आगे क्या लिखना है, बंद रक्त परिसंचरण। तो ऐसा लिखिए आप आगे बढ़ लो, और जिनका नहीं पूरा है वो अपना पूरा लिखें। इस तरह से आप डबल वर्क के साथ एक शानदार कंडीशन में आ जाओगे। और चूंकि ताजा एग्जाम होने वाला है 18 को, हम वादा कर रहे हैं कि अगर 8-10 क्वेश्चन आएगा तो आप 7-8 करके आओगे, एक आध हो सकता है मिस कर जाए, वो भी ह्यूमन लीवर की वजह से, बाकी मिस नहीं करेगा, बनेगा काम, है ना। तो लिखिएगा मानव का शरीर बंद रक्त परिसंचरण युक्त होता है, मानव का शरीर बंद रक्त परिसंचरण युक्त होता है, अर्थात रक्त विभिन्न नलिकाओं के माध्यम से
रक्त विभिन्न नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है। रक्त विभिन्न नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है। रक्त विभिन्न नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है। नई लाइन लिखिएगा, रक्त परिसंचरण में कुल 3 अवयव, रक्त परिसंचरण तंत्र में कुल 3 अवयव भाग लेते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र में कुल 3 अवयव भाग लेते हैं। नंबर 1 रक्त, ऐसे बना दें नीचे। नंबर 2 ब्लड वेसल्स या रक्त नलिका, और तीसरा जो अवयव भाग लेगा वो है मानव हृदय। मानव हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट। तो 3 बनाएगा, रक्त, रक्त नलिका और मानव का हृदय। ब्लड, ब्लड वेसल्स और ह्यूमन हार्ट। इनमें से हम एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। तो पहला है रक्त, लिखिएगा हेडिंग रक्त यानी कि ब्लड। ध्यान देना, जब भी हम कोई सजीव की बात करते हैं, कोई भी लिविंग थिंग्स की बात होती है, अर्थात जिसमें जीवन है, तो उसकी सबसे बड़ी शर्त होती है कि इस जीवन में सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, और इस सूक्ष्मतम इकाई को कहा जाता है, बताओ जरा, सेल यानी कि कोशिका। यानी कि हम कई लाखों कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। कहा जा सकता है कि जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर कई मिलियन सेल या कोशिका से बना है। और इस तरह से हमारी जो शरीर है सबसे छोटे लेवल पर सेल है। जब इसका ग्रुप बनेगा तो हमें मिलता है टिश्यू यानी कि ऊतक, और जब ऊतक का ग्रुप मिलेगा तो मिलता है ऑर्गन यानी कि अंग। अंगों का जो ग्रुप मिलता है तो इसे कहते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र को जो मिला लेते हैं तो बनता है शरीर, और यही शरीर मिलकर के समाज का निर्माण करता है। अभी हम लोग एक समाज के रूप में यहाँ पर बैठे हैं और बहुत सारी शरीर यहाँ पर है। तो वैसे ही जब रक्त का निर्माण हुआ होगा तो सबसे पहले किसकी शुरुआत हुई होगी? सेल की, और ढेर सारी सेल मिलकर के क्या बनाई होगी? टिश्यू। तो वास्तव में रक्त जो है वो इस लेवल का चीज है। रक्त एक ऊतक है जिसे कहते हैं तरल संयोजी ऊतक। तो कॉपी में लिखिएगा, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो कि हृदय के पंप के साथ शरीर में रक्त नलिकाओं के माध्यम से घूमता है। जो कि हृदय के पंप के साथ शरीर में रक्त नलिकाओं के माध्यम से घूमता है। शरीर में रक्त नलिकाओं के माध्यम से घूमता है। हृदय के पंप के साथ शरीर में रक्त नलिकाओं के माध्यम से घूमता है। शरीर में रक्त नलिकाओं के माध्यम से घूमता है। अब लिखिएगा रक्त के कार्य, फंक्शन। लिखिएगा रक्त के कार्य। यदि हम रक्त के कार्य आपसे चर्चा करें तो पहला जो काम है वो ये है कि ये रक्त अपने साथ ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन करता है। दूसरा जो काम है वो ये है कि रक्त ऊर्जा के लिए अपने साथ ग्लूकोज का परिवहन करता है। तो 2 बड़े काम हैं, एक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, दूसरा काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर द एनर्जी। अब ये 2 ट्रांसपोर्टेशन करने के साथ रक्त कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे CO2 को बाहर निकालने में मदद करता है। आगे लिख देना, आगे चर्चा होगी इसकी। अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि CO2 आदि को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए रक्त क्या है, तो अगला कह सकते हो कि रक्त में मौजूद WBC रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करती है, यानी कि रक्त बीमारियों से लड़ने में सहायक है। तीसरा आप कह सकते हो कि रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स थक्का निर्माण के लिए सहायक है। रक्त का थक्का बना रहा है, क्या नाम है इसका? प्लेटलेट्स। और कामों को अगर आप आगे बढ़ाओ तो कह सकते हो कि रक्त अपने माध्यम से हार्मोन्स का भी परिवहन करता है। तो लगभग हम देख पा रहे हैं ब्लड के 4-5 ऐसे प्रमुख काम हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि जो पुराने नोट्स हैं उनकी तुलना में बदलाव होगा, अतः आप एक कागज पर फटाफट नोट करते चलो, आपको दोहरा लाभ मिल जाएगा। तो ये 4-5 जो काम है हमें ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं कुछ रक्त से संबंधित फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। लिखिएगा प्रमुख तथ्य। ये सब लिखा, लिखिएगा प्रमुख तथ्य। और ये तथ्य किससे है? रक्त से। लिखिएगा रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। फटाफट लिखते चलना, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। नंबर 2 लिखिएगा 70 किलोग्राम की शरीर में रक्त की मात्रा बताना जरा। बिल्कुल 5 से 5.5 लीटर। 5 से 5.5 लीटर। इसके बाद रक्त का
पीएच वैल्यू बताना 7.35 टू 7.45, यानी कि हल्का सा क्षारीय भाव दर्शाता है, हल्का सा क्षारीय। अरे हल्का दुर्बल एक ही है बात भाई, समझो लिख दें। ठीक, वीक बोलते हैं, वीक। ठीक, वीक की वास्तविक हिंदी दुर्बल है, उसको हल्का भी कहा जा सकता है। अगर हम एक यूनिट ब्लड की जांच करें, अभी नीचे देखो तो एक ब्लड बैंक बन रही है, जिसमें हम लोगों का प्लान है 1 लाख यूनिट ब्लड स्टोर करने का। तो अब 1 लाख ब्लड किसका होगा? हम लोगों का होगा, मतलब पहला मैं ही दूंगा, चिंता मत करना, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं, हमारे घर वाले मना करेंगे। तो हम लोग उसको इकट्ठा करेंगे और भारत राष्ट्र की व्यवस्था में योगदान देंगे। 1 लाख यूनिट रक्त जमा करना अभी पूरे भारत में किसी की औकात नहीं हुई है, तो हम लोग उस कार्य को बेहतर करेंगे जल्दी ही, है ना। खैर, तो 1 यूनिट ब्लड में होता है 450 ml। ध्यान देना, ये सामान्य बॉटल है ना, और एग्जाम में यही पूछेंगे। आजकल अलग अलग यूनिट के बॉटल्स आते हैं, पैक आते हैं, जो 300 ml के भी होते हैं। तो 300 नीचे नहीं होते, 300 के हैं, 400 के हैं, 450 के हैं, 500 के नहीं है। अब डिपेंड करता है कि डॉक्टर किस तरह का यूनिट आपसे लेना चाहता है। एक और लिख देना कि महिलाओं में रक्त की मात्रा कम होती है, रक्त की मात्रा कम होती है। अब इसको ईगो पे मत लेना, है ना, ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर है, नीड नहीं है ज्यादा खून की, है ना। हीमोग्लोबिन लेवल भी आपका डाउन रहेगा और काउंट या क्वांटिटी भी कम रहेगी, है ना। और वो 5.5 नहीं जाता, वो जाएगा 4.5 टू 5 लीटर, ज्यादा कम नहीं है, मतलब वही 400-500 ml का मामला है ना। उतना तो आप नहीं, आगे मैं नहीं बोल सकता, उतना आप जला दोगे किसी और का। बराबर हो जाएगा। इट्स वेरी नाइस आइडिया, है ना, कि जितना आप में कम है उतना सामने वाले का जला दो, है। प्रकृति बैलेंस रहती है। तो अगर अगला कह रहा है काहे जला रहे हो, ड्यू टू मैनेज प्रति संतुलन की स्थापना, क्या बेटा, है नहीं, 4.5 से 5, 4.5 से 5, है ना। तो ये कुछ फैक्टर है जो कि रक्त में जुड़ा होता है। अब लिखिए हेडिंग, रक्त की संरचना। रक्त की संरचना, किसी भी ब्लड को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा होता है ब्लड सेल या कपल्स, या इसे हम कणिका कहते हैं, और एक हिस्सा होता है रक्त में मौजूद होने वाली प्लाज्मा। यह मूलतः येलो कलर की है, प्लाज्मा आमतौर पर पीली होती है, और कणिकाओं के कलर 3 तरह से हैं, तो तीनों अलग अलग कलर दिख जाएंगे। रक्त कणिका जीवित भाग है, लेकिन ये ज्यादा होता नहीं है, ये 40 से 45% तक ही होती है। और जो रक्त प्लाज्मा है ये निर्जीव हिस्सा है, और निर्जीव के साथ साथ ये थोड़ा ज्यादा है, ऑन एवरेज 55 से 60% भाग में पाया जाता है। रक्त कणिकाओं को हम 3 नामों से जानते हैं। एक है RBC, जो कि मूलतः लाल रंग में दिखाई देती है। दूसरी है, नाम से क्लियर है, ये मूलतः सफेद दिखाई देगी। और तीसरा है प्लेटलेट्स, ये मूलतः पर्पल कलर में दिखाई देता है। पर्पल जानते हो? हाँ, ठीक है, काम चला लेना पर्पल के नाम से। तो इस तरह के रंगों में हम उन्हें देख पाते हैं, जिनमें इन कणिकाओं का जो मात्रा है वो कुछ ऐसे है, RBC, प्लेटलेट्स और WBC। तो ब्रैकेट में नीचे ऐसे दिखा देना कि RBC सबसे ज्यादा, प्लेटलेट्स और सबसे कम WBC है, क्योंकि RBC बहुत ज्यादा होता है, ऑन एवरेज 45 से 50 लाख प्रति mm³। प्लेटलेट्स जो है वो 2 से 5 लाख प्रति mm³, और जो WBC है ये 4 से 9 हजार प्रति mm³ है। तो WBC देखो तो 1000 में चला गया, तो बहुत ही कम हो गया ना। और सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स है, यानी कि ऑन एवरेज 97 टू 98% कौन है अकेले? R कुमार BC। तो ये RBC सबसे प्रमुख है, तो इनको हम बाद में अलग से पढ़ते हैं। अब हम आते हैं सीधे किसके पास? प्लाज्मा। यदि हम प्लाज्मा को अलग कर लें, जैसे मान के चलो कि ये पूरा हिस्सा ब्लड का था, जिनमें से हमने देखा कि लगभग 50 या 55% हिस्सा किसका है? प्लाज्मा। ये प्लाज्मा है और ये क्या है? ब्लड सेल्स है, ऐसे मानते हैं। तो मैं इसको अगर सेपरेट कर लूं, तो अभी ये है इतना हिस्सा 55, लेकिन जब ये सेपरेट हो जाएगा तो ये खुद ही क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा, है ना। ये तो आप मैथमेटिक्स के माध्यम से जानते हो कि कोई वस्तु अलग हुई तो 1 हो गई, 1 हो गई तो 100 हो गई। तो इसमें हुई प्लाज्मा में लगभग 91% तो पानी है। बात समझ में आई? अतः पूरे ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, ये पूछा गया सवाल है कि रक्त का जो जलीय भाग है वो कौन है? तो जवाब हो जाएगा प्लाज्मा। अब सवाल ये आता कहां से है? ये पानी आया कहां से? जवाब है बिस्लरी से। वहीं से आया पागल, जो पानी आप पीते हो वही तो पानी आप पाओगे, और कहां से पाओगे? ये आया नदियों से। बिल्कुल। तो ध्यान देना, प्लाज्मा का जो निर्माण होगा, इसका जो निर्माण होगा वो होगा भोजन प्लस पानी से। सही से पानी पियोगे तो सही से प्लाज्मा बनेगी। पानी कमजोर कर बैठोगे तो प्लाज्मा कम बनेगी भाई, क्योंकि 90% तो प्लाज्मा पानी भरा हुआ है। पता चला 3 दिन से पानी नहीं पियो, खून गाढ़ा हो जाएगा, है ना। ये खून में पानी कमी हो जाएगी। इसलिए समय रहते क्या करना है? पानी को थोड़ा थोड़ा पीते रहना है, प्लाज्मा कमजोर ना होने पाए। थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, कैसा रहेगा? मजा का है भाई, इनको मजा दिला दो। किसको मजा चाहिए? सर 1 लाइनर प्रोवाइड करा दीजिए। अच्छा,
बीपीएससी का बैच का रिकॉर्डिंग दीपाली पानी पिया करो तुम भी नहीं। अरे राम रे, ये ऋतिक नाम है इनका, ऋतिक कुमार यादव। ऋतिक अगर यहीं से बाढ़ फेंक के मारेंगे ना, घायल हो जाओगे हिरण की तरह। ये किस गाना सुनेगा? हाँ? ले बेटा पागल आदमी का। चलिए चलिए, अब बचा हुआ जो हिस्सा है वो है अप्रोक्सीमेट 7 से 8%। अब जो 7 से 8% बेटा, ये है प्रोटीन। भाई देखो, कहीं भी ऐसी कोई बात लिखी पड़ी नहीं है, इतना क्रिटिकल सवाल आपसे नहीं करेंगे वो कि 7 8 9 10 ऐसा नहीं पूछेंगे। बहुत दूरी बना के पूछते हैं, नहीं तो फंस जाएंगे। कारण कि ये एक औसत व्यवस्था है। हो सकता है मेरे प्लाज्मा में 9% हो, वो हमारी व्यवस्था है ना, तो एवरेज के हिसाब से बचा के पूछेंगे। जैसे 2%, फिर 8%, फिर 14%, फिर 10, फिर 12%, ऐसा कर देंगे। तो आप ऑन एवरेज ठीक कर लेना। अब ये प्रोटीन में से एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है एल्बुमिन। एक प्रोटीन है इसी में से जिसका नाम है ग्लोबुलिन। एक प्रोटीन है इसी में से जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन। एक और प्रोटीन है इसी में से जिसका नाम है एंटीबॉडी। ये 4 प्रमुख प्रोटीन है। हालांकि 10 प्रोटीन होते हैं, 2 नहीं होते, ध्यान देना। कितने हैं? लगभग 10 प्लस टाइप के प्रोटीन है प्लाज्मा में, पर सबको लिखना पॉसिबल तो है नहीं। 4 हम प्रमुख याद रखते हैं, इन्हें ध्यान में रखना। तो लगभग 91 और 8 99, तो बचा कितना? 1 से 2% जो भी है न्यूनतम मात्रा में। अब इसमें वो सब कुछ है जो आप सोचते हो, यानी इसमें ग्लूकोज है, इसमें अमीनो एसिड है थोड़ी बहुत मात्रा में, मैं आगे इधर बढ़ा रहा हूँ। इसी में विटामिन है ना, इसी में थोड़ा सा कैल्शियम आयन है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे के सारे तत्व इसी में शामिल होते हैं। इसी में थोड़ा सा मैं ये लिख रहा हूँ हार्मोन्स घूम रहे हैं, यानी कि वो सारे तत्व जो बहुत माइक्रो अमाउंट में होते हैं वो प्लाज्मा में मौजूद हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है, उसका उत्तर मैं पहले दे दिया कि ये सारी चीज आई कहां से? जवाब है भोजन और पानी से। भाई आप जब दूध पियोगे वहां से प्रोटीन आएगा, वही एल्बुमिन प्रोटीन आके क्या बना लेगा? प्लाज्मा। एक बात क्लियर हुई। तो उम्मीद करता हूं कि प्लाज्मा के बारे में समझ आ गया। फैक्चुअल नॉलेज आपने लिख लिया। ऑनलाइन वाले भैया आप भी सही से लिख रहे हो ना? ठीक, अच्छी बात है। अब हम लौट आते हैं कहां पर? ब्लड सेल के पास। हमारे पास 3 तरह के ब्लड सेल हैं, आर, डब्ल्यू और पी। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे जिसका नाम होगा रक्त कोशिका या ब्लड सेल। हेडिंग लिखते हैं रक्त कोशिका या ब्लड सेल या कपल्स। ध्यान देना, वास्तव में हमारी जो मोटी हड्डियां हैं, इन मोटी हड्डियों में विशेष तरह का द्रव भरा हुआ है जो कि पीला और लाल रंग में है, जिन्हें हम कहते हैं बोन मैरो या अस्थि मज्जा। ये है बोन मैरो, हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। इनकी कलर याद रखना है, लाल प्लस पीला, ये 2 रंग इसमें अवेलेबल है। और इसी बोन मैरो में मौजूद होती है एक स्टेम सेल। ध्यान देना, स्टेम सेल को हम कहते हैं मास्टर सेल। और इन कोशिकाओं में इतनी ताकत होती है कि जब इन कोशिकाओं का विभाजन होता है, स्टेम सेल का जब विभाजन होता है, तो इसी के आधार पर नई कोशिका, नए ऊतक व नए अंगों का विकास होता है। ध्यान देना, किनका? नई कोशिका, नए ऊतक और नए अंगों का विकास होता है। अतः हमारे जीवन के लिए स्टेम सेल की भूमिका बेहद आवश्यक है। जब ये अविभाज्य होंगी तो ये प्रभावी होंगी, जब विभाजित हो जाती हैं तो ये नया काम कर देती हैं। तो उस स्टेम सेल जो कि हमारी बोन मैरो में है, उसका नाम है हेमेटोपोएसिस स्टेम सेल। और इसी हेमेटोपोएसिस स्टेम सेल का जब विभाजन हो जाता है, तो इसी के विभाजन के आधार पर निर्माण होता है 3 व्यवस्थाओं का। उत्तर है किनका किनका? तो जवाब है, एक निर्माण होगा आरबीसी, दूसरा होगा डब्ल्यूबीसी और तीसरा होगा प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लेकिन ध्यान रखना है कि यदि बच्चा भ्रूण अवस्था में है, यानी कि भ्रूणीय विकास के दौरान, ऐसी स्थिति में हड्डियां इतनी मजबूत और क्षमतावान नहीं होती हैं कि वो बोन मैरो बना सकें। तो जब भ्रूणीय विकास होता है, इस दौरान रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है लिवर से। किससे होगा? तो रक्त कणिका का निर्माण यकृत यानी कि लिवर से होता है। यकृत यानी कि लिवर से होगा। जैसे ही बच्चे का विकास हो जाता है और बच्चा अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा, तो लिवर अपने सारे काम ट्रांसफर कर देता है। किसको? बोन मैरो को, है ना? इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो इतना बनाइए कॉपी में, फिर आगे बढ़ा जाए। याद होता जा रहा है? हाँ, लिखते रहेगा, एकदम हूबहू सवाल यहीं से फंसेगा। तो हम लोग आगामी 15 दिन तक केवल याद करने पर फोकस करेंगे। अगर आप मेरी बात मान जाओगे, ईगो नहीं पालोगे, तो हम आपको काम बनवा ले जाएंगे। बाकी 2-4 लोग ईगोइस्ट रहेंगे ही, उनसे हमसे कोई खास लगाव नहीं है। क्यों ही रहेगा? हाँ भैया, आप ज्यादा परेशान लग रहे हो। अच्छा, बहुत प्यार करते हैं उनसे। क्या नाम भैया इनका? श्रीकांत भैया। हाँ, मगरू ना ना, श्रीकांत भैया हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा सर, आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है। वाह। ये व्यंजना है, ये नॉर्मल है। ठीक, क्या ये बन गया? ठीक, देखो, तो चूंकि हमने एक बात कही आपको कि भ्रूणीय विकास की अवस्था, ये इसको ब्लॉक करो तो जो ऑनलाइन में मांग रही क्वेश्चन, नरक मचा रखी है। ठीक, अब दोबारा तुम नहीं कहोगे। दोबारा पढ़ाई ध्यान दो। जितनी ऑनलाइन को तुम ब्लॉक करो। नाटक करती आके, सर जी फिजिक्स का नोट कहाँ मिले? मिलेगा, पहले क्विज कराओ सुनो तो मिल जाएगा, है ना? ये है हेलो गाइस, देखो ना देखो ना देखो ना। ये वो वाले हैं। ठीक, मिडिल वर्ड। चलिए, यहां तक हुआ सबका? ठीक, कब होगा?
साथ में चलो मेरे, है ना। तो नीचे की नोट डाल दीजिएगा, लिखिए नोट में, लिखिए भ्रूणीय विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। नोट लिखिएगा, भ्रूणीय विकास की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। भ्रूणीय विकास की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें क्रमशः एक्टोडर्म, जिन्हें क्रमशः 1 2 3 करके लिखिएगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जिन्हें क्रमशः एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहा जाता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और जो मेसोडर्म है ना, यहीं से रक्त का विकास शुरू होता है। तो ये बात चिन्हित कर दीजिएगा। तो हमने एक परिचय हासिल किया कि हाउ वी ऑब्टेन्ड द आरबीसी डब्ल्यूसी इन प्लेटलेट्स, तो विद द प्रोसेस ऑफ द बोन मैरो। और इस प्रक्रिया से हमने हासिल कर लिया। तो आपसे प्लाज्मा पूछा जाएगा तो खाना पानी, और ये पूछा जाएगा तो बोन मैरो। यानी कि सेल का निर्माण इंटरनल प्रोसेस है, प्लाज्मा का निर्माण भोजन पानी है, एक्सटर्नल प्रोसेस है। और दोनों का संयोजन होकर के हमने क्या बना लिया अपनी बॉडी में? ब्लड। जो हम बाहर से खा रहे हैं वो निर्जीव है, जो अंदर से बन रहा है वो सजीव। क्योंकि बाहर से हम ज्यादा खा लेते हैं, इसलिए 55 से 60 पैसा पानी भरे घूम रहे हैं। अंदर से बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो फिर 40-45% मामला बन जाता है। अब चूंकि हमें पता है कि हमारे पास ब्लड सेल 3 तरह की है ना, ये तो पता ही है। एक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक है प्लेटलेट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबको पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहली हेडिंग डाल दीजिएगा, आरबीसी, इसे कहते हैं रेड ब्लड पर्पल्स या सेल, ज्यादा अच्छा शब्द होता है, ये ध्यान रखना। लिखिए हेडिंग, लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका या रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी को हम 2 स्तर पर पढ़ेंगे। पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। लिखिएगा पहली हेडिंग, महत्वपूर्ण तथ्य। पहली हेडिंग डाल दीजिए, महत्वपूर्ण तथ्य। अगर किसी का बोन मैरो काम नहीं करेगा तो क्या लिवर से नहीं, जब हम विकसित अवस्था में आ जाते हैं तो फिर लिवर काम नहीं करेगा, है ना, फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा। खैर, अच्छा सवाल था। तो एक एक करके इसको देखते हैं। अब आपसे पूछ सकते हैं कि इसका जो अदर नेम है वो क्या है, अन्य नाम। तो लिखिए पहला फैक्ट, अन्य नाम, इसे कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। दूसरा फैक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि निर्माण स्थल क्या होगा, अस्थि मज्जा। एक बात याद रखना, अगर अस्थि मज्जा ना दिया होगा तो अब क्या लगाना है, ओके। यदि ये ना हो तो इधर आ जाना है। इन केस ऑफ इमरजेंसी प्लीहा में डेथ भी होता है, प्लीहा बना भी सकती है, ब्लड बैंक कहते हैं ना इसको, प्लीहा। ये क्या लाएगा, ब्लड बैंक। दूसरा, इसे हम कहते हैं ब्लड प्यूरिफिकेटर या शुद्धिकारक भी कहा जाता है। दूसरा, इसे हम कब्रगाह भी कहते हैं। तो ऐसे कई सारे नाम हैं, इसे ध्यान रखिएगा, प्यूरिफिकेशन या ब्लड बैंक या ग्रेवयार्ड या कब्रगाह। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि आरबीसी की मात्रा कितनी होती है। तो अभी दिखा गया 45 से 50 लाख प्रति mm, इसको बोलते हैं मिलीमीटर, क्या बोलेंगे, मीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं, आपसे और पूछ सकते हैं कि इसका जो शेप है वो कैसा होता है। तो वो होगा बाई कॉनकेव, हिंदी में कहते हैं उभयोतल। क्या कहेंगे, उभयोतल, अवतल अवतल मिला के उभयोतल। इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि ये बताना कि इसमें केंद्रक की स्थिति क्या है। तो आपको बताना होगा नहीं होता, यानी कि नील। लेकिन अपवाद है ऊंट व लामा और बिल्कुल नवजात शिशु, नवजात शिशु, इन्हें आप अपवाद में रखेंगे, ठीक है, एक्सेप्शन है। इनमें आरबीसी के साथ न्यूक्लियस पाया जा सकता है, इनमें आरबीसी के साथ न्यूक्लियस पाया जा सकता है। इतना नोट किया आपने। एक देखो मैं भी तो नोट ही कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ लिखेंगे तो बिल्कुल साथ लिख सकते हैं। इतना धीमे का है तुम लिख रही हो। अच्छा, हम उसको ढके रहते हैं। हाँ, नहीं नील, क्या आगे लिखे, ऊंट लामा नवजात शिशु, ऊंट लामा और नवजात शिशु, इनमें नहीं होता है ना, इनमें नहीं होता। इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि कार्य बताइए। बकरी जानते हो, भेड़ देखा है, भेड़, उसी का गर्दन पकड़ के ऊपर खींच दो तो भेड़ की कैटेगरी का जेब्रा, भेड़ की कैटेगरी का लामा होता है, बात खत्म। भेड़ लीजिए और उसका गटरी पकड़ के खींच लीजिए। ओके, ये क्या है, लामा कुमारी अच्छा, लामा लामा प्रसाद। आगे देखते हैं, अब ध्यान दें, कार्य की चर्चा करते हैं। इसका कार्य है आरबीसी का कि आरबीसी के साथ हीमोग्लोबिन होता है तथा यह ऑक्सीजन का परिवहन अन्य अंगों तक करता है, अन्य अंगों तक करता है। तो ये है इसका बेसिक कार्य। काम करते करते ये मृत्यु की तरफ जाएगा और इसकी मृत्यु होगी स्प्लीन यानी कि प्लीहा में। तो इस तरह से आपको कुछ फैक्ट पूछे जा सकते हैं जो आरबीसी से जुड़े स्तर के रहे हैं। इन्हें आप एक एक करके नोट करिए।
तो फिर हम आगे बढ़े। नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा पहाड़ पर चढ़ते समय, लिखिएगा नोट में पहाड़ पर चढ़ते समय, कॉमा तैराकी करते समय, पहाड़ पर चढ़ते समय क्लाइंबिंग, कॉमा तैराकी करते समय, दौड़ते समय अथवा कठिन परिश्रम के दौरान, दौड़ते समय अथवा कठिन परिश्रम के दौरान, दौड़ते समय। तो थोड़ा अच्छे से भाई, इससे अच्छा ना कर पाऊंगा, कोई और रास्ता देख लो। हाँ, मतलब है? हाँ ऑनलाइन चलता है, कुछ भी कह देता है, सही कह रहे हो बेटा। हाँ। अच्छा इसने अपना नाम भी नहीं रखा, ये क्या लिखते पता है? केजीएस यूजर। अब जब इनको हम पकड़ने जाते हैं तो ऐसे ही दसियों केजीएस यूजर मिलते हैं। तो ये है हाँ? गुरु अगर तो सामने मिल जाते ना तो इतना लपेट के मारते तो नहीं अभी हम, है ना, कि सुधार आ जाता। ठीक, उस मैंने बहुत प्यारा व्यक्ति है, उसकी इनकी इच्छा है कि हो सकता है ये और अच्छा पढ़ाते हो, बनाए रखो, है ना। सर बोर्ड का बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए, ले थोड़ा इनका बैकग्राउंड चेंज करो तो, इनका बैकग्राउंड हटाओ, ला सर थोड़ा बड़ा अरे हाँ चल। तो हम जब इधर बात करें इसका मतलब है कि हम आपको आराम दे रहे हैं, ये हम इंटरटेन नहीं करते हैं बीच में, जैसे होता है ना ये फैक्ट बेस्ड कार्यक्रम बेटा। साइंस ऑलरेडी बहुत टफ सब्जेक्ट याद करने के लिए माना जाता है, कुछ है नहीं है बिल्कुल दो कौड़ी का। अब मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि ये है क्या एग्जैक्टली। साइंस मतलब टेक्नोलॉजी, जब हम मेंस पढ़ाते हैं तो उसका असली वजूद समझ में आता है, बट चूंकि खान सर ने स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि आपको कुछ तो पढ़ा के जाना होगा, इसलिए हम इधर आ जाते हैं। हमारे बीपीएससी दो ही अध्यापक आते हैं, एक हम एक भरत सर, बाकी कौन आते तो रीजन इसका है कि मैं जब आया पहली बार तो साइंस पढ़ाने और कोई था ना, तो खान सर ने बताया कि सर आप दरोगा पढ़ा सकते हैं क्या, यदि आप ईगो पे ना लें तो। अक्सर यूपीएससी वाले अध्यापक ईगो पे लेते हैं मैं इनको पढ़ाऊं तो उन्होंने कहा सर कोई ईगो नहीं है, बच्चे तो प्यारे सारे होते हैं, और बट केवल आपके यहाँ और कहीं नहीं। तो क्योंकि मैं यहाँ में एक्सप्रेसिव हूँ तो मुझे कोई सुनिए, और मुझे लगता है कि दरोगा हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। हमारे यूपी बिहार में दरोगा मतलब राजा सही बता रहे हैं, मतलब हाँ? इसको बोलते हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स, मतलब आप एसडीएम बन जाओ, गांव में कोई रुतबा ही नहीं है, और एक तो दरोगा बन के डबल स्टार लगा के चले जाओ, जबकि उस एसडीएम के अंदर में सैकड़ों दरोगा घूम रहे हैं, लेकिन उससे कोई पूछेगा क्या बन गए तो पता चलता है एसडीएम ठीक है है ना। जैसे एक दिन हमें हमारे गाँव वाले पूछ रहे हैं, एक लोग अंकल जी थे कि बेटा बहुत मेहनत की है लेकिन तुम्हें सरकारी नौकरी ना मिली, मेहनत की होती तो कम से कम लेखपाल लोकपाल निकाल लेते हैं। हमने कहा चाचा तुमको हम खरीद लेंगे, नहीं खरीदते हालांकि मत लेना है ना, अभी यही दाम लगाएंगे तुम्हारा है? नहीं दरअसल लोग क्या लगता है ना कि यह एक ट्यूशन है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि 10-20 हज़ार पा जाते हो। हमने कहा हाँ, जीवन चल रहा है जीवन चल रहा है, चलने देते हैं। तो ये जो नौकरी है बहुत पास है। मुझे याद है कि हमारे गाँव में बहुत मैं छोटा था तो एक दरोगा साहब आते थे, तो रात में उनके पास बड़ी सी टार्च होती थी दरोगा के पास, आपको पता नहीं होती नहीं होती, तो नाइट में तो हमारे गाँव के लोग इतना डरते उनसे कि हमारे घर के बगल के लोग थे तो उनको काका काका लोग बुलाते थे, तो बेचारे बाइक नीचे घुस जाते थे। कोई जुर्म नहीं किया उन्होंने, कोई जुर्म नहीं किया, कुछ गलती नहीं है। तो हम एक दिन पूछे उनसे काहे, कहीं बेटवा तुम ना जानते हो दरोगा इतना पावरफुल होते हैं कि ये 6 महीना ऐसे ही बंद कर देंगे ले जाकर है ना। नहीं नहीं बदनाम नहीं है, अब जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर आ गया तो अब तो आपकी शक्तियां लगभग शून्य हो गई। अब तो लोग मोबाइल ऑन करके जाता है ना थाने में, हेलो गाइस मैं थाने आया हूँ ये दरोगा बैठा है ना। अब दरोगा वहां से आया हो, हाय दोस्तों, वहां से गुस्सा गया और उसके बाद देखा लाइव है ये निलंबन, रुको हाय गाइस मैं इनका सारा काम कर दूंगा क्योंकि उसने देखा कि उस पर 1000 लोग लाइव हैं, 1000 लाइव चल रहा है। दरोगा कह रहा है यार भाई कौन कौन मोहलत इससे ले आना है उसका, इससे बेहतर है वो इनका सारा काम कर देंगे। तो जो ये डिजिटल मीडिया है इसने वाकई में जो पावर है उसे आम इंसान के हाथ में रख दी है, फिर भी दरोगा दरोगा होता है। कभी तो करीमा कैमरा बंद करोगे कभी तो आओगे मेरे दरवाजे हाँ? तो बस दरोगा दरोगा है। तो इसलिए बहुत शानदार जॉब है, आप काम करिए। बस मेरी एक आपको सलाह रहेगी कि इसी में सीमित मत जाना या दरोगा में ही रुक मत जाना। आप इसी भी बड़ा पद है जैसे एसएचओ कहते हैं जो बीपीएससी के माध्यम से मिल सकता है, इसी भी बड़ा पद है बेटा इसको हम डिप्टी एसपी कहते हैं जिसके अंदर में कई दरोगा होते हैं। तो डीवाईएसपी अगर आप बन गए और हमारे बीपीएससी में बहुत सारे पद हर साल आते रहते हैं, तो आप चूंकि कांसर से इतना पढ़ रहे हो और आपने फाउंडेशन वही किया है जो आमतौर पर बच्चे कर रहे हैं, तो आप वहां पर जब जाइए तो एक ऑनलाइन कोर्स करते रहिए, है ना। ऐसा नहीं कि अभी जीवन हो गया तो माता पिता नहीं करना है, हो गया एक नौकरी मिली, अपन लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और एक ठप्पा बहुत जरूरी होता है। वहां जाने के बाद एक कल्पना पाल के रखो। मैं 2021-22 की कहानी बताऊं, हम दिल्ली में पढ़ा रहे थे, एक बच्चा था वो यूपी पुलिस में सिपाही था और मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं, तो रिजल्ट आया और यूपीएससी का रिजल्ट आया, वो लगातार यूपीएससी का मेंस लिख रहे थे और सिपाही में थे, और जिस दिन रिजल्ट आया वो उस दिन अपने एसपी साहब के बंगले पर काम में लगे थे, ड्यूटी वहीं लगी थी, और रिजल्ट आया तो उसका निकल गया आईपीएस में। अब सोचो वो लड़का अभी एसपी साहब के बंगले पर बंदूक लिए खड़ा है और जब फोन जा रहा है तो क्या बन चुका है वो आईपीएस। तो जिस कोचिंग में था वहाँ के प्रबंधन ने वहाँ के एसपी को फोन किया, वो बताया कि आपके सामने जो लड़का खड़ा है वो लड़का आईएएस निकाल चुका है, आईपीएस हो चुका है। तो एसपी साहब बाहर से गए, बड़े सम्मान से उसको बुला के लाए। तो ये दौर है, ये वाकई में अर्श से अर्श का जो दौर है वो है। ये एक नॉर्मल सिपाही जो बहुत छोटे स्तर पे है वो सीधे कहाँ गया आईपीएस। तो बस उसने होप नहीं छोड़ी, तो वही आपको भी करना है कि दरोगा बहुत शानदार नौकरी है, जानदार है, बट बच्चियां जो थोड़ा सा एम्बिशियस हैं, जिनके अंदर महत्वाकांक्षाएं हैं और लगभग सबके अंदर तभी तो यहाँ तक आए हो, तो उस एम्बिशियस को मजबूती प्रदान करना और कोशिश करना कि ट्रेनिंग होते 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 मेंस लिखना शुरू कर दो, और एक आध जगह पोस्टिंग जाए तो दोबारा कहीं और न जाने पाए, दोबारा फिर बिपार जाना है ना। तो बिपार जाकर के अपनी तैयारी उधर से करना है, ये तय मान के चलो। तो आपके पास 2 दरवाजे हैं, एक ओपन अभी कर रहे हो, एक 1-2 साल बाद कर लेना। बाकी आइए पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो क्या लिखा आपने, दौड़ते समय तो मैं लिखिएगा शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि
क्योंकि अधिक ऊर्जा की मांग होती है, क्योंकि अधिक ऊर्जा की मांग होती है, क्योंकि अधिक ऊर्जा की मांग होती है। नोट नंबर 2 लिखिएगा। सोते समय आरबीसी की मात्रा कम होती है, सोते समय आरबीसी की मात्रा कम होती है, सोते समय आरबीसी की मात्रा कम होती है, सोते समय आरबीसी की मात्रा कम होती है और आराम करते समय सामान्य मात्रा होती है, और आराम करते समय सामान्य मात्रा होती है, आराम करते समय सामान्य मात्रा होती है। नोट नंबर 2 डाल देना बेटा इसके नीचे। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, एक बीमारी है जिसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। बेसिकली जो पॉलीसाइथेमिया है इसका मतलब है शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाना। तो लिखिएगा बढ़ती उम्र के कारण, नोट नंबर 2 लिखिएगा, बढ़ती उम्र के कारण, बढ़ती उम्र के कारण शरीर में आरबीसी की मात्रा अधिक हो जाती है, शरीर में आरबीसी की मात्रा अधिक होती है, जिसे पॉलीसाइथेमिया कहा जाता 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 है। नोट नंबर 3 डाल देना बेटा। एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है इसे ध्यान रखिएगा। आमतौर पर जो आरबीसी है वो बाइकॉनकेव है। क्या है ये? हाँ, बाइकॉनकेव है। लेकिन जब कई बार ये वास्तव में जेनेटिक है, आनुवंशिक है, और जब कभी सिकल सेल एनीमिया होती है तो आरबीसी का आकार इस तरह से हो जाता है, जिसे हम हंसुआ कहते हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा में सिकल कहा जाता है। तो बस आकार चेंज हो गया। आकार चेंज होते ही यहां से यहां आने में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो बहुत डाउन हो गया। अब इसी समस्या को हम नाम देते हैं एनीमिया, क्योंकि ये एनीमिया हुई किस वजह से है? सिकल जैसा स्ट्रक्चर बनने से हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा सिकल सेल एनीमिया। तो लिखिएगा नोट नंबर 3 में, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रोग है, सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें आरबीसी का आकार हंसुआ के जैसे हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें आरबीसी का आकार हंसिया या हंसुआ के जैसे हो जाता है, जिसमें आरबीसी का आकार हंसुआ के जैसे हो जाता है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ जाती है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ जाती है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ जाती है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ जाती है। ध्यान देना, भारत सरकार, नीचे चित्र बना लेना और ब्रैकेट में लिख देना कि 2045 तक क्या करना है, इसका उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, और इसे ठीक करने के लिए भी हाल ही में बिरसा, अरे भाई रुक जाओ, बिरसा 101 स्वदेशी जीन थेरेपी का विकास किया गया है। स्वदेशी जीन थेरेपी का विकास किया गया है। ब्रैकेट में डाल देना बिरसा 101। आपसे पूछ सकते हो बिरसा 101 क्या है, तो बताना होगा कि सिकल सेल को ठीक करने का तरीका है। बिरसा, भगवान बिरसा के सम्मान में ये नाम दिया गया है, क्योंकि सिकल सेल ज्यादातर शेड्यूल टाइप्स में होता है और भगवान बिरसा शेड्यूल टाइप से संबंधित हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा है बिरसा 101। बिरसा 101 स्वदेशी जीन थेरेपी है जिससे हम सिकल सेल को ठीक करेंगे, जिससे हम सिकल सेल को, क्योंकि ज्यादातर सिकल किसमें होता है? एचटी शेड्यूल टाइप में, इसको हम बोलते हैं आदिवासी समुदाय। बिरसा 101 बेटा, बिरसा 101 कहां पे? ये, अरे पगला, इसका आकार कैसा होता है? अभी पढ़ के निकले हो। माथा तेज करो ना थोड़ा, ऐसे चोर पकड़ोगे, पकड़ने जाएंगे चोर, कहेंगे हे तू निकल, तू भाग, और चोर वही रहेगा, और पकड़ लेंगे इसको असली यार, जो पीड़ित है उसको पकड़ के जेल में बंद कर देंगे। ठीक हो गया ये? तो हमें दो चीज देखिए, एक पॉलीसाइथेमिया, एक सिकल सेल एनीमिया। नोट नंबर 4 डाल देना, लिखिएगा आरबीसी, आरबीसी के आकार में खराबी होने पर, आरबीसी के आकार में खराबी होने पर थैलेसीमिया नामक आनुवंशिक रोग हो जाता है। आरबीसी के आकार में खराबी होने पर थैलेसीमिया नामक आनुवंशिक रोग हो जाता है। आरबीसी के आकार में खराबी होने पर थैलेसीमिया नामक आनुवंशिक रोग हो जाता है। थैलेसीमिया नामक आनुवंशिक रोग हो जाता है। और नीचे ऐसे दिखा देना, ये नॉर्मल आरबीसी है और ये है जो आरबीसी थैलेसीमिया में ग्रस्त है। कुछ बीमारियां हैं जिनमें इंसान अपनी मौत आते देखता है, जिनमें से ये एक है। हाँ, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम भी है जिसमें मौत दिखती है कि सामने से आ रही है। एक और है इसकी, कुछ बीमारियों में हमारा चलता नहीं है, जैसे कि किडनी फेलियर होना। अब बायोप्सी अगर नहीं हो, आप सोचो जरा कि अगर किडनी फेल हो गई तो आपको पर मंथ मिनिमम 4 टाइम गुड़े 4,000 रुपीज प्लस 20,000 रुपीज फॉर इन क्रिटिकल केयर यूनिट्स। तो 4 चौके 16 और 20 कितना, करीब करीब 36, और प्लस 10 और रख लो दवाई पवाई का, तो 50,000 रुपए अगर पर मंथ है तो आप उसको जिंदा रख पाओगे। जिस दिन ये नहीं होगा उस दिन 12 से 13 दिन बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सोचो कितनी कठिन बीमारी है ये, और उसको हर सप्ताह 4 बार 5-5 घंटे लेटना होगा, और पूरा खून फिल्टर मशीन से होगा। वो जो प्रेमानंद बाबा जी हैं तो उनका किडनी फेल है, तो कई सालों से फेल है, तो इसी पर आधारित है। क्योंकि भाई उनका अपना यूट्यूब चैनल है, वहां से पैसा आता होगा, करोड़ों में आता होगा, क्योंकि बहुत व्यूज आते हैं। जैसे लोग सवाल करते हैं ना कि पैसा कहां से पा रहे हैं, तो उसका जवाब है कि भाई इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है वो, जिसमें करोड़ों की संपत्ति है। दूसरा, उनके फॉलोअर्स विराट कोहली हैं। अब सोचो कि जिसके फॉलोअर, हमारे फॉलोअर, मैं कहता हूं कि हमारे फॉलोअर सूर्य कुमार यादव हो जाए या नॉर्मल कोई रिंकू सिंह टाइप के हो जाए,
तो मैं आने जाने करोड़ रुपए लेना शुरू कर दूं, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज है भाई। विराट कोहली एक इंस्टाग्राम पोस्ट मार देते हैं जिसके कई करोड़ रुपए पाते हैं वो। अरे भाई 7 करोड़ क्या करोगे इसका? 7 से ज्यादा ही पा सकते हैं, तो ठीक है। बट बेसिक थैलेसीमिया है, इसमें अगर किसी को हो गया तो उसका हर महीने ब्लड चेंज करना पड़ेगा, और उसे हर महीने ब्लड चाहिए, कितना पैसा लगेगा? बहुत। उसमें तो मान लो फिल्टर करना है, इसमें नया खून चाहिए, यानी किसी से डोनेट कराना पड़ेगा। तो जब तक डोनेशन पाएगा तब तक है, नहीं तो खत्म। ये जो ब्लड बैंक वगैरह बन रही है वो इसी बीमारियों से लड़ने के लिए बन रही है कि हम ऐसे कई सारे थैलेसीमिया, जैसे कल खान साहब मिले तो उन्होंने प्रण किया है कि हम अपनी पहली जो किडनी ट्रांसप्लांट 2027 लास्ट तक करने वाले हैं, किसी ऐसे व्यक्ति करेंगे जो कि बहुत गरीब व्यक्ति होगा, मजदूर होगा, या रिक्शा चालक होगा जिसको बहुत मुश्किलें जा रही हैं, जिसके जीवन में कोई नहीं है, तो वहां से हम लोग अपना शुभारंभ करेंगे और एक नई दिशा में उसको लेके चलेंगे। तो ये सब बहुत हित के कार्य हैं, और ईश्वर खान साहब को हमारे क्षमता प्रदान करे ऐसे कार्यों के लिए, और हम सब उसके लिए दुआ करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने आईबीसी में देखे। एक पॉइंट है हीमोग्लोबिन, तो लिखिए हेडिंग हीमोग्लोबिन। अगर ये कोई हीमोग्लोबिन है तो अपनी पीठ पर ये मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो नीचे एक पॉइंट लिख देना कि हीमोग्लोबिन 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 हीम लौह वर्णक तथा ग्लोबिन प्रोटीन तथा ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ यौगिक है। ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ यौगिक है जिसका मुख्य कार्य ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ यौगिक है जिसका मुख्य कार्य विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। जिसका मुख्य कार्य विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। जिसका मुख्य कार्य विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। जिसका मुख्य कार्य विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। अब ध्यान देना, ब्रैकेट में लिख देना कि एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है मूनफील्ड, जिन्होंने इसे सबसे पहले बताया था। हीमोग्लोबिन में 3 अभिक्रियाएं आपसे पूछी जा सकती हैं, तो ऐसे लिखेगा अभिक्रिया। एक है Hb को हम हीमोग्लोबिन मानते हैं, और जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो पहली अभिक्रिया लिख देना, और ये जो हो रहा है इसी को हम कहते हैं सामान्य श्वसन प्रणाली। हम लोग हमेशा यही कर रहे हैं कि श्वसन प्रणाली, हम लोग हमेशा यही कर रहे हैं कि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के जीवन चला रहे होते हैं। कई बार हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर बैठता है और बना लेगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। और तीसरा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कर बैठेगा और बना लेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 3 लोगों से अभिक्रिया करता है, कार्बोक्सी, कार्बामिनो और ऑक्सी। तो अब जो अच्छी बात है वो ये है, अच्छी बात ये दोनों नहीं, यहां तक तो ठीक है, हजम है, बट यहां तक हजम नहीं है। नीचे नोट डाल दीजिएगा, हाँ बना लीजिए। क्या हुआ? अरे ठीक है, मोबाइल फोन है तो बजेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। अब सबके पास होगा मोबाइल फोन ना, ठीक। अब कभी से कभी भी फोन आ सकता है क्षेत्र से, यहाँ पर लाश पड़ी है आओ, तो आपको जाना पड़ेगा ना। हो सकता है फोन करके यहाँ लाश खड़ी है आओ तो आप जाओगे ना, ठीक हो गया। तो नीचे नोट डाल देना, लिखिएगा हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से तुलनात्मक रूप में, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से तुलनात्मक रूप में, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से तुलनात्मक रूप में 200 से 250 गुना तीव्र अभिक्रिया करता है। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से तुलनात्मक रूप से 200 से 250 गुना तीव्र अभिक्रिया करता है। 200 से 250 गुना तीव्र अभिक्रिया करता है, और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बहुत नीचे चला जाता है। और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बहुत नीचे चला जाता है। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बहुत नीचे चला जाता है। इसलिए देखा होगा ये खबर है, वो लड़का अंगीठी जला के कार में सो गया था तो मरा हुआ पाया गया, कारण कि अंगीठी के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान देना, अंगीठी मतलब कोयले वाला एक आता है इतना बड़ा, है ना। जब कभी आप वही ठीक आप कहते हो, जब आप कभी जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे तो एक कपड़ा है फिरन, तो वो फिरन जो होता है वो ऊपर से ओवरकोट टाइप का है, तो जब आप उसको ओढ़ लेंगे तो वो पूरा बॉडी कवर कर लेता है, और हमारी बॉडी से इतना बड़ा बाहर निकल रहेगा। तो अब वो फिरन एक तरीके से सॉल है, क्योंकि सॉल ओढ़ने में बहुत टफ होता है, बार बार गिर जाता है, तो वो लोग फिरन लगाते हैं, यहाँ कमर में एक पेटी बांधते हैं, और उसी पेटी पे छोटा सा अंगीठी होता है गोईठी, उसको लगा लेंगे, उसमें कोयला जलता रहेगा क्योंकि तापमान बहुत कम होता है। तो अब उसे वो हमेशा लेकर के चलते रहते हैं, अपना हाथ सेक लिए या पानी गर्म कर लिए, हालांकि सुरक्षा में रहते हैं, ऐसा नहीं पता चले उलझ के गिर जाए ऊपर, बड़ी बड़ी मैया होना शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं करते वो। तो उसी को हम कोयले वाली अंगीठी को अंगीठी मान रहे हैं। अब एक और तरीका है जो हमारे पास आजकल चलता है, इलेक्ट्रिक हीटर। तो इलेक्ट्रिक हीटर कैन नॉट प्रोड्यूस द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नॉट हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ये हार्मफुल तो है बट ऐसा नहीं कि मार डालेगा, ये मॉइस्चर खत्म करता है। जैसे स्किन का जो पानी है वो, या तो एक काम करो कि अगर आपको रात भर, पहली बात तो चलाना नहीं है, तो अच्छा वो भी नहीं होता, लेकिन आपको रात भर जलाना है तो आप कमरे में एक गीला कपड़ा रख दें, जिससे कि वो मॉइस्चर खींचे कहाँ से, गीले कपड़े से। फिर भी अब इतना नाटक कौन करे, ठंडी महीने में जाओ एक तो तौलिया गीले करके टांगों से लाख गुना बेहतर जाइए, अंदर जाके गर्म हो जाओ भाई बेस्ट तरीका है। हंसता कह रहे अकेले करें बहुत पागल आदमी है। ठीक है, पढ़ाई करो, पढ़ाई
जो आप सोच रहे हो उसके लिए मेहनत लगती है। ठीक। सर चौकीदार का फार्म आ गया है, कह रहा है चौकीदार का फार्म आ गया है, भरो, छूटने ना पाए। हम तो पहली बार एग्जाम देंगे, ठीक है। तो नीचे लिखना अतः, अतः, अतः बंद कमरे में अंगीठी जलाने से बचना चाहिए। अतः बंद कमरे में अंगीठी जलाने से बचना चाहिए। अंगीठी ऐसे लिख दो हिंदी में, नहीं कोई ऐसा नहीं लिखना। बंद कमरे में अंगीठी बचाने से जलने से बचना चाहिए। तो ये रहा कुछ बातें जो हमने आरबीसी में समझी। अब की हेडिंग डब्ल्यूबीसी, लिखिए हेडिंग डब्ल्यूबीसी और लिखिए प्रमुख तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे वहां देखा गया वैसे यहां ध्यान देना। इसका जो अन्य नाम है वो है, बताओ जरा, ल्यूकोसाइट। इसका जो निर्माण होता है वो सेम वहीं से होगा, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। इसकी जो मात्रा होती है वो है 4000 से 9000 प्रति mm³। इसका जो आकार है वो कोई निश्चित नहीं है, नहीं क्लियर नहीं है। दूसरा और क्या पूछा गया था? हाँ अच्छा, केंद्रक की स्थिति, उत्तर है होता है, पूरी तरह से विकसित है। इसके बाद रंग है तो सफेद है, कार्य है रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास, क्षमता का विकास कर रही है, और मृत्यु है सेम वही लीहा में, स्प्लीन या लीहा। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको लिखिए। इसके बाद लिखिएगा डब्ल्यूबीसी के प्रकार, इतना लिख लो पहले, लिखिए हेडिंग डब्ल्यूबीसी के प्रकार। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगली क्लास है कोई अब, तो आप अगली क्लास को ज्वाइन कीजिए, मैं अब आपसे कल मुलाकात करूंगा। थैंक यू, वेलकम भाई, वेलकम।